तो हमें हमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी जान नहीं जानी चाहिए। तो इसके तहत हम उनको उठा के ले गए, हमने तो उनको अस्पताल में ले गए। हमने तो कोई उनके साथ कुछ ऐसी बात करी नहीं, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने उनकी आवाज बंद नहीं की। हमने तो उनको धरना स्थल से उठा के अस्पताल में ले गए और वहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले से तय है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 20 तारीख को सोमवार को पार्लियामेंट के पहले दिन संसद मार्च का कॉल दिया था, उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार ये सोच रही है कि कहीं अगर इस तरह का माहौल बिगड़ता है दिल्ली में तो कहीं विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा ना लग जाए, तो सरकार उससे भी बचना चाहती है। तो इसके तहत इस तरह का हो सकता है कि आज रात को अभिषेक टिपके की भी गिरफ्तारी हो जाए, उनको उठा लिया जाए और जो बाकी लोग हैं उनको जबरदस्ती वहां से हटाया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जंतर मंतर पर 21वें दिन प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को पुलिस सिविल ड्रेस में आकर उठा ले जाती है। कहां ले जाती है? सफदरजंग अस्पताल लेकर जाती है। कहते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो हम उसका पालन कर रहे थे। लेकिन ये कौन सा पालन करने का तरीका है? कौन सी जबरदस्ती है कि आप एक प्रदर्शनकारी को इस तरह से उठा ले जाते हैं उसकी मर्जी के बगैर? वहां पर हंगामा हो रहा होता है। हालांकि अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, सोनम वांगचुक को ये उठा ले गए हैं। तो ऐसे में क्या होने वाला है? सरकार क्या सच में डर गई है? क्या सरकार को लग रहा है कि सोनम वांगचुक को हम उठा लेंगे तो ये पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? 20 तारीख को क्या होने वाला है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संसद मार्च किया जाएगा, पीसफुली ये मार्च किया जाएगा। तो क्या सरकार ये होने भी देगी या फिर कुछ और हंगामा होना है अगले 48 घंटों में? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दर्शक बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, युवाओं की बड़ी चिंता है उनको, देश में जिस प्रकार से घटनाएं चल रही हैं और इस पे हम लोग बोल रहे हैं, कुछ खबरें लाते हैं। दर्शकों का इसी तरह से अगर हौसला अफजाई का प्रोग्राम हमारे लिए बना रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा और मैं आशा करता हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे ताकि हम अच्छी अच्छी खबरें उनके लिए लाते रहें। जी। सर, जंतर मंतर पर एकदम से पुलिस पहुंचती है सिविल ड्रेस में, सोनम वांगचुक को ले जाती है उठाकर। पहले तो पता ही नहीं चलता कहां ले जा रहे हैं, किडनैप कर लिए गए हैं क्या सोनम वांगचुक? फिर पता चलता है सफदरजंग अस्पताल लेकर गए। लेकिन ये जो पूरी कथा लिखी गई, पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके पीछे क्या नजर आ रहा है इंटरनल? क्या आपको समझ में आ रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है? वहीं बातें हो रही हैं तानाशाही और मतलब जो पुराने किसान आंदोलन के वक्त भी हुआ है, जब दिल्ली में रेसलर्स हंगामा कर रहे थे उस वक्त भी यही हुआ। तो कुछ बदला हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, वही रवैया नजर आ रहा है सरकार का। क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारें हैं या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, वो हर चीज प्लानिंग के तहत करते हैं। वो प्लानिंग हमें और आपको इसलिए पता नहीं चलती है क्योंकि हम आज में हैं और जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, जो घटना हमारे सामने घटित हो रही है, हम उसको देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है कि अभिजीत दीपके ने जो कॉकरोच पार्टी बनाई है उसका आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है और उसमें जो है वांगचुक साहब आते हैं और आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। हमें सारी चीजें नॉर्मल दिखाई देती हैं और धीरे धीरे मामला बढ़ता हुआ चला जाता है। पहले इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन वांगचुक के आने से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि सोनम वांगचुक फेमस आदमी है, साइंटिस्ट है और दूसरी तमाम एक ऐसी हस्ती है जिसके नाम पे लोग आते हैं और आए भी लोग। छात्रों की संख्या भी बढ़ी, आम आदमी की संख्या भी बढ़ी, जो बच्चे प्रभावित थे उनके माता पिता की संख्या भी बढ़ी और दूसरे नेता, कई किसान संगठनों के नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी वहां पे आए। हालांकि आपको याद होगा अभिजीत दीपके और उसके साथियों ने ये कहा था कि हम किसी राजनीतिक दल के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं की नाकामी के कारण ही हमें पार्टी बनानी पड़ी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे फिर वो आम आदमी पार्टी के लोग आए, केजरीवाल आए, संजय सिंह आए और फिर डिम्पल यादव भी पहुंच गई, कांग्रेस के पवन खेड़ा, बाकी लोग भी आए।
और कांग्रेस ने एक हिसाब से समर्थन देने की बात कही, तो ये मामला बढ़ता चला गया। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि ये मामला ऐसा तो है नहीं कि सरकार की नज़र में नहीं है या सरकार नहीं देख रही है। सरकार का तमाम तंत्र है, वहाँ पे आईपी लगी हुई है। एक-एक पल की रिपोर्ट गृह मंत्री को जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो डायरेक्ट ही गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं है, वहाँ पे घंटों के हिसाब से रिपोर्ट पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की रिपोर्ट एक साथ दें, वहाँ हर घंटे रिपोर्ट पहुँचती है, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कह रहा है, क्या प्लानिंग है, क्योंकि उसी भीड़ में आईपी के बहुत सारे लोग होते हैं और पुलिस तंत्र लगातार वहाँ रहता है। तो जब देखा गया कि ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और ये कल को सिरदर्दी बन सकता है, तो इस बात पे भी शंका की जा रही है कि ये जो याचिका कोर्ट में दी थी, ये क्यों दी गई और याचिका से क्या होगा? तो कोर्ट में याचिका ने दी भई, और कोर्ट तो कहेगी कि भई उनकी जो है हानि नहीं होनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। अब क्लियर कट पुलिस के पास, प्रशासन के पास सीधा-सा जवाब है, सीधा-सा बहाना है कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था, उनकी जान जा सकती थी। तो हमें हमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी जान नहीं जानी चाहिए। तो इसके तहत हम उनको उठा के ले गए, हमने तो उनको अस्पताल में ले गए। हमने तो कोई उनके साथ कुछ ऐसी बात करी नहीं, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने उनकी आवाज़ बंद नहीं की। हमने तो उनको धरना स्थल से उठा के अस्पताल में ले गए हैं और वहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय हैं। इसमें जो कुछ लोग शंका ज़ाहिर कर रहे हैं, कोई विपक्षी दल शंका ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो पुराने दिल्ली के बहुत अच्छे ऑफिसर थे, जो कमिश्नर दिल्ली पुलिस थे सतीश गोलचा, उनको एकाएक हटाया गया और उनकी जगह पे एकाएक अनुराग कुमार को लाया गया और उनको कल ही रात को शाम को चार्ज दिया गया और सुबह ये कांड हो गया। तो उससे कई लोगों के मन में एक आशंका आ गई है कि ये काम पुराने कमिश्नर नहीं कर पा रहे थे और नए कमिश्नर ने बखूबी ये काम किया, इसलिए कमिश्नर तो नहीं बदला गया। इस तरह की आशंकाएं भी लुटियन जोन्स में कई लोग जिक्र इस बात का कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी सोनम वांगचुक के वहां से हटने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और एक लड़की जो आयशा की अध्यक्ष है वो लगातार आमरण अनशन पे है। तो क्या इसमें भी सेम प्रक्रिया प्रशासन और पुलिस अपनाएगा और अभिजीत दीपके कितने दिन इस आंदोलन को चला पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार पुलिस बयान दे रही है और पुलिस कह रही है कि तत्काल ये जगह खाली कीजिए, आपकी परमिशन खत्म हो गई है। क्योंकि मैंने आपको लगातार कहा था कि जैसे ही पार्लियामेंट चलती है, यहाँ पे धारा 144 लागू हो जाती है, तो यहाँ पे इस दौरान किसी को परमिशन दी नहीं जाती है। तो पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि आज शनिवार है, आज और नहीं तो हर कल संडे को पूरी तरह वहाँ सफाई कर दी जाए और वहाँ एक भी व्यक्ति ना रहने पाए। ये पुलिस की कोशिश हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 20 तारीख को सोमवार को पार्लियामेंट के पहले दिन संसद मार्च का कॉल दिया था, उससे भी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार ये सोच रही है कि कहीं अगर इस तरह का माहौल बिगड़ता है दिल्ली में, तो कहीं विपक्ष के हाथ बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा ना लग जाए। तो सरकार उससे भी बचना चाहती है। तो इसके तहत इस तरह का हो सकता है कि आज रात को अभी अभिषेक दीपके की भी गिरफ्तारी हो जाए, उनको उठा लिया जाए और जो बाकी लोग हैं उनको जबरदस्ती वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि आपको याद करना होगा कि जो पहलवान बेटियाँ वहाँ बैठी हुई थी और तमाम दूसरे आंदोलन वहाँ हुए हैं, कई बार पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती करके वहाँ से लोगों को हटाता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्या इस आंदोलन में भी ऐसा हो सकता है? दूसरी बात ये है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान के एंगल से देखते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र प्रधान तो वहाँ पे अपनी वो देख रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में लगे हुए हैं। वो तो वहाँ इंतजाम कर रहे हैं। मोदी जी हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। अमित शाह जी शरद पवार को तोड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको परिसीमन कराना है। तो क्या इधर जो देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं, युवाओं में आक्रोश है, पर्चे लीक हो रहे हैं, तो क्या सरकार का कोई ध्यान इस तरफ है या सरकार बाकी मुद्दों में उलझा दे रही है? आपको ये देखना होगा हिमांशु के सरकार ने लोगों को अलग-अलग मुद्दों में उलझाया हुआ है। कोई राम मंदिर चोरी में लगे हुए हैं, कोई पर्चा लीक में लगे हुए हैं, कोई पेड़ कटने पे लगे हुए हैं।
कोई पार्टी में लगे हुए हैं, अपनी पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को, अपनी पार्टी के लोगों को भी उलझाया हुआ है कि वहां पे वो मिश्रा जी का पर्चा कट गया है मध्य प्रदेश में, तो वो अपने में उलझे हुए हैं। तो इन्होंने सबको काम दिया, कुछ लोग इथेनॉल में उलझे हुए हैं, तो पेट्रोल में उलझे हुए हैं, तो इन्होंने सबको अलग अलग उलझाया हुआ है और ये बखूबी अपना काम कर रहे हैं जो इनको करना है। क्या सरकार का कोई वक्तव्य आज तक एथेनॉल पे आया है? क्या सरकार ने बताया है कि भाई नहीं इसमें ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है? क्या सरकार ने पर्चा लीक पे कोई डिसीजन लिया है? क्या सरकार ने राम मंदिर चोरी पे कोई बड़ा निर्णय लिया है, कोई बताया है? केंद्र सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आया? नहीं। वो सिर्फ अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगी, किस प्रकार से हम संविधान में बदलाव करें, किस प्रकार से हम वो जादुई संख्या जो 360 की बनती है उसको कैसे क्रॉस करें, वो उसकी जुगत में लगे हुए हैं। तो इसलिए देश में जो संविधान में बदलाव और संविधान की एक तरह से हत्या कहें या संविधान कमजोर हो गया या संविधान बीमार है, मुझे तो लगता है सोनम वांगचुक से ज्यादा संविधान का इलाज कराने की जरूरत है। संविधान ज्यादा बीमार है, संविधान ज्यादा कमजोर हो गया है। तो देश में जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष जिस प्रकार से आपस में चिपका हुआ है, जल्द कुछ होगा या सरकार पर दबाव बन पाएगा, मुझे इस पे भी थोड़ी आशंका है। जी। सर, एक फिल्मी गीत है जिसमें लाइनें कुछ ऐसे हैं कि कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है। यानी कि सोनम वांगचुक को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तो क्या इस पूरे प्रोटेस्ट की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है 1-2 दिन के अंदर? या फिर अभिजीत दीपके का बैठना और पॉलिटिकली इस पूरे मामले को और हाइप मिलना, सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, अब जो है स्थितियां और खराब हो सकती है सरकार के मद्देनजर, तो वो वाली कहानी शुरू होने को है? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है या सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, वो बीच बीच में हेलो टेस्टिंग करती रहती है और उसने बहुत सारी हेलो टेस्टिंग की है। 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द हुई, पर्चे लीक हुए और कुछ सड़कों पर लोग उतरे, वो तो लाख की संख्या में भी नहीं गए। 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए और 1 लाख बच्चे भी सड़क पे नहीं आए। चंद लोग आए हैं जंतर मंतर पे और वो भी बहुत बाद आए हैं। तो सरकार समझ गई है कि कुछ भी हो कोई नहीं आएगा। दूसरी हेलो टेस्टिंग सरकार ने की है राम मंदिर में चोरी वाले मामले पे। राम मंदिर की चोरी को लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं क्या? लोगों में आक्रोश है क्या? और खाली राम मंदिर में चोरी नहीं हो रही है, कई मंदिरों में चोरी खुल रही है। अभी बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश सरकार में खुला है, वहां मुख्यमंत्री का ही नाम आ गया है। कोई आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री के विरोध में? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ गई है कि देश की जो जनता है वो आत्ममुग्ध है और वो मोदी जी को भगवान मान चुकी है। किसानों का कहना है कि मोदी भगवान ने हमें 5,000 रुपए 6,000 रुपया दे दिया है, मोदी हमारे लिए भगवान है। बाकी जो लोग बच गए वो कह रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी हमारे लिए भगवान है। और एक और तीसरा वर्ग है, वो ये कहता है कि हिंदू खतरे में है, इसलिए मोदी जी बचाए हुए हैं हमें, तो इसलिए हमें मोदी जी को बनाए रखना होगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं सुन सकते। जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, प्रधानमंत्री हिंदू हो, उपराष्ट्रपति हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, एक भी मंत्री मुसलमान ना हो, वहां हिंदू खतरे में है। जब हमारे देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, उपराष्ट्रपति मुसलमान था, गृह मंत्री मुसलमान था, तब ये देश खतरे में नहीं आया। अब देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो इसलिए इस तरह की जनता से कोई उम्मीद करना और जनता भड़क जाएगी किसी मुद्दे पे, अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता मस्त है, जनता को जो चाहिए मिल रहा है। अगर आप वोट डलवाने जाते हैं, वोट की ताकत से जनता सत्ता को बदलती है, तो वोट के दिन क्या होता है वो आप जान रहे हैं। बिहार में देखा आपने, इन्होंने क्या एक रूमर चला दिया कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिया, सब महिलाएं इनके पास आगे वोट डाल। क्या सारी महिलाएं बिक गई क्या देश की? लेकिन ये एक परसेप्शन बना देते हैं। तमाम मीडिया इनके साथ है, तमाम लोग इनके साथ हैं। कोई भी एक मीडिया विरोध में खबर दिखाता नहीं है। अगर कोई चैनल दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको खरीद लिया जाता है, प्रभावित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है।
आपने देखा एक चैनल जो है एक मित्र ने खरीद लिया और दूसरा चैनल दूसरे मित्र ने खरीद लिया। तो मित्रों के कई सारे चैनल हैं और वो लगातार भौंक रहे हैं दिन रात जो है सरकार की जो है वो राग दरबारी गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं सरकार का। अच्छा, आपने मीडिया का ज़िक्र किया सर, तो मुझे याद आया कि कुछ एंकर्स हैं जो अपना पर्सनल रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, मुद्दा बहुत अच्छा था, उठाया गया मुद्दा, सरकार ने दोबारा रीनीट करवा दिया, पेपर हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इस्तीफा क्यों माँग रहे हैं? इनका लॉजिक भी गजब का है। मतलब दोबारा परीक्षा हो गई है, तो सब कुछ चंगा हो गया है। 2028 में, 26 में 27 में फिर से अगर पेपर लीक होगा, तो फिर से री एग्ज़ाम हो जाएगा और सब कुछ चंगा हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। अब इनके लॉजिक से चलें, इनके लॉजिक से ये देश चलने लगे, तो जितने भी बेईमान हैं, वो साफ-सुथरे हो जाएँगे, राम-राम करने लगें तो। हिमांशु, इसीलिए इनको लगाया गया है, यही इनकी काबिलियत है। अगर ये इनकी काबिलियत नहीं होती तो इनको नहीं लगाया जाता। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चाहे किसी चैनल के एंकर हो, चाहे पत्रकार हो, उनको छांट छांट के लगाया गया है। जो अच्छे पत्रकार हैं, जो नहीं ऐसी चीजें कर सकते, उनको कोने में लगा दिया गया। उसी की तो आशंका मैं जाहिर कर रहा हूं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के। कमिश्नर ने हुँ। हाथ खड़े कर दिए होंगे कि मैं सर ऐसा नहीं कर सकता, तो ठीक है, हटिए, दूसरे क्रांतिकारी को लाइए। यही हाल पार्टी के प्रवक्ताओं का है। जो अच्छे प्रवक्ता हैं, पुराने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कह दिया कि हम झूठ नहीं बोल सकते सारा दिन चैनल पर बैठ के, तो हटिए आप, फिर दूसरा क्रांतिकारी लाइए। वो कह रहा है वो आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ का बाप बोलूंगा। आप एक झूठ बोलेंगे, मैं 10 बोल के दिखाऊंगा, बताइए मुझे क्या बोलना है। तो जो हमारे पास ऐसे हथियार हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ऐसे लोग कामयाब हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप प्रवक्ताओं का आकलन करोगे, तो उसमें एक से एक क्रांतिकारी आपको दिख जाएंगे। अगर आप टीवी चैनलों पे आज पत्रकारों को देखने निकलोगे, तो लंबी फेहरिस्त है पत्रकारों की। और हम तो सुनते आए हैं पहले से, रामायण की चौपाई है ना, कि सिया राम कह गए, राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो विद्वान लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चिंतित हैं देश के लिए, वो कोने में पड़े हुए हैं, टाइम काट रहे हैं। और जो नंग हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, चैनलों में बैठे हुए हैं, पार्टी में आगे बैठे हुए हैं, हाथ में माइक लेकर घूम रहे हैं, मोटा पैकेज पा रहे हैं। तो यही तो कलयुग है। बिल बिल्कुल। तो और इसलिए बीजेपी इसलिए आज के जमाने में, और ये हिमांशु, मैं अंत में और ये कहना चाहता हूं कि देश में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं और विदेशी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमें चिंता करनी चाहिए उस चीज की। आप ये देखिए कि हम कंपनियों ने कैसे बांध दिया है, कि उन्होंने, कंपनी ने हमें ऐसा बांध दिया है कि जो आप बताइए हमें कि जो मोबाइल फोन, जो टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट हमें बीएसएनएल से, एमटीएनएल से मिलता था, उसमें क्या अनोखा हमें दूसरी प्राइवेट कंपनी ने दे दिया। हमने बंद करके सरकारी कंपनी प्राइवेट को दिया है। इसरो में यही हो रहा है कि इसरो से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और ये कहां जा रहे हैं? और ये हमारी टेक्नोलॉजी भी लेके जा रहे हैं, हमारी जो गुप्त जानकारी है वो भी लेके जा रहे हैं। भविष्य क्या होगा देश का? ये किसके लिए सैटेलाइट बनाएंगे? ये किसके लिए परमाणु बम बनाएंगे? इस पे कुछ सोच रहा है क्या? इसकी चिंता कोई कर रहा है क्या? आज हम घर में रहते हैं, हम इनके ऊपर आधारित हो गए हैं। गैस भी इन्हीं के, यही हमें देंगे, पानी भी यही देंगे, बिजली यही देंगे, नेट यही देंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। आप सोचिए, अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपका बैंक बंद हो जाएगा, आपकी हर चीज बंद हो जाएगी। और इन्होंने हमें आदी कर दिया है। हमारे बच्चों की तर्क बुद्धि जो थी, उसको खत्म कर दिया है। और वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते आपसे, उनको पता ही नहीं। युवाओं को इस हालत में ले आए। एक घर में चार लोग हैं, चारों अलग अलग कमरों में बैठ के मोबाइल पर लगे हुए हैं। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं देश में। तो ये क्या हो रहा है आगे? इसकी चिंता भी लोगों को करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हुँ। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर आखिरी में सोनम वांगचुक की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही, धरना स्थल से ही, जंतर मंतर से ही कही कि सिर्फ़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लेना ही मकसद नहीं है, बल्कि
मकसद ये है कि जिस तरह से धांधली हुई है परीक्षाओं में या फिर शिक्षा व्यवस्था में, जो नए बच्चे आएंगे जो धांधली करके आ रहे हैं बेसिकली, वो इस देश के लिए क्या बनाएंगे। वो अगर इंजीनियर अच्छे बन जाएंगे, डॉक्टर अच्छे बन जाएंगे, तो देश का विकास करेंगे ना। अब ऐसे लोग आ जाएंगे जो पहले से ही पेपर खरीद के आ रहे हैं, तो फिर वो क्या ही इलाज करेंगे, क्या ही निर्माण कार्य करेंगे। हम तो देख ही रहे हैं निर्माण कार्य कैसा हो रहा है। वो 100 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए पुल अभी भी खड़े हैं और यहाँ जो है पुल गिरते रहते हैं, सड़कें जो है महीने नहीं चल पाती हैं। तो ये तो हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।